छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम सामाजिक विज्ञान विषय अध्याय 18 के शेष भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ। पूर्व की कक्षा में अध्याय 18 को पढ़ाया था, लेकिन कुछ भाग उसका अंश शेष रह गया था, जिसको आज पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे 18.5 अधोसंरचना का अर्थ। अधोसंरचना का क्या अर्थ है? सबसे पहले अधोसंरचना या आधारभूत संरचना, जैसा कि इसका नाम है, यह उत्पादन में प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के विकास हेतु आधार प्रदान करती है। किसी भी देश की प्रगति कृषि एवं उद्योगों के विकास पर निर्भर है, किंतु स्वयं कृषि उत्पादन के लिए ऊर्जा, वित्त, परिवहन आदि साधनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उद्योगों के उत्पादन के लिए मशीनरी, प्रबंध, ऊर्जा, बैंक, बीमा, परिवहन आदि संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये सभी सुविधाएं एवं सेवाएं सम्मिलित रूप से आधारभूत संरचना कहलाती हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। अधोसंरचना से अभिप्राय उन सुविधाओं से, क्रियाकलापों तथा सेवाओं से है जो उत्पादन के अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास के लिए दैनिक जीवन में सहायक होती हैं। अधोसंरचना के प्रकार कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। अधोसंरचना के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाओं के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है, पहला है आर्थिक अधोसंरचना, दूसरा है सामाजिक अधोसंरचना। अधोसंरचना जो मुख्यतः शक्ति, यातायात एवं दूर संचार से संबंधित होती है, उसको आर्थिक अधोसंरचना कहा जाता है। इसमें रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, विद्युत केंद्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक अधोसंरचना, सामाजिक अधोसंरचना मानव संसाधन का विकास करने के लिए मानव पूंजी निर्माण करने में सहायक होती है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि इसके अंग होते हैं। अब हम 18.6 अधोसंरचना के प्रमुख अंग को पढ़ेंगे। अधोसंरचना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग है ऊर्जा। किसी भी देश का आर्थिक विकास उपलब्ध ऊर्जा के साधनों पर निर्भर करता है। कारण यह है कि कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? विद्युत, कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हीं स्रोतों से हमारे देश की या किसी भी देश की हर प्रकार की गतिविधियों को संचालित किया जाता है, चाहे कृषि हो, चाहे परिवहन हो, चाहे उद्योग हो, चाहे खनिज हो। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं है तो हमारा देश विकास नहीं कर सकता। ऊर्जा की बहुत नितांत आवश्यकता होती है। अब हम भारत में इसकी स्थिति को देखते हैं। भारत में औद्योगिकीकरण, कृषि में यंत्रीकरण, शहरी जनसंख्या में वृद्धि एवं गांवों के विद्युतीकरण के कारण विद्युत की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के बाद से ही विद्युत उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप जहाँ वर्ष 1951 में केवल 2.3 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ था, बढ़कर 2005-06 में 143.8 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ। किंतु विद्युत का उत्पादन मांग की तुलना में कम रहा और देश में विद्युत संकट पैदा हो गया। वर्तमान स्थिति यह है कि उद्योगों एवं कृषि को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध नहीं है। शहरों एवं गांवों में विद्युत की सतत पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस कारण से विद्युत उत्पादन में कमी दिखाई दे रही है। अब परिवहन, अब हम दूसरा बिंदु पढ़ते हैं, परिवहन। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवहन का महत्व आर्थिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोण में है। वस्तुतः परिवहन उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने का काम करता है। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को जोड़ने का काम किसका है? परिवहन का।
परिवहन के अनेक साधन होते हैं, जैसे बैलगाड़ी, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, पानी का जहाज, रेल, हवाई जहाज आदि। भारत में परिवहन का विकास प्रारंभ में मुख्य रूप से व्यापारिक एवं प्रशासनिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से किया गया था, किंतु स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान परिवहन का विस्तार संपूर्ण आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर किया गया। देश में परिवहन के साधनों के विकास में निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। कौन कौन से हैं? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। सड़क परिवहन के लिए वर्तमान में पहले रेल परिवहन को देखते हैं। भारत का रेल परिवहन जो है विश्व में चौथे नंबर में स्थापित हो गया है। भारत में रेल लाइनों का जाल बिछा हुआ है। यह विश्व में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा रेल लाइनें या सबसे ज़्यादा रेल लाइनें भारत में बिछाई गई हैं, जो चौथे नंबर पर है। सड़क परिवहन हेतु एक वर्तमान में योजना चलाई गई, जिससे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, माने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उद्देश्य था सड़कों का तेजी से विस्तार और चारों तरफ के क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ना था। स्वर्णिम चतुर्भुज माने चारों भुजाओं, चारों दिशाओं से सड़कों को एक दूसरे से जोड़ना है इस योजना का उद्देश्य। अब जल परिवहन, भारत में जल परिवहन प्रणाली दो प्रकार की है, आंतरिक जल परिवहन और बाह्य जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन गहरी नदियों में एवं नहरों में होता है और इसमें नाव तथा स्टीमरों का प्रयोग होता है। भारत का समुद्र तट 7600 किलोमीटर लंबा है और इस पर 13 बड़े एवं 187 छोटे व मध्य बंदरगाह हैं। भारत का मुख्य विदेशी व्यापार बड़े बंदरगाहों से होता है। संचार, अब हम अगले बिंदु को देखते हैं। संचार, भारत में संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। सर्वप्रथम देश में संचार सेवा की शुरुआत 1837 में हुई, किंतु इन सेवाओं का विस्तार स्वतंत्रता के बाद भी हुआ। 1991 से प्रारंभ हुए आर्थिक सुधारों ने दूरसंचार की सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी इस क्षेत्र को अभूतपूर्व विस्तार दिया। निजी क्षेत्र जब से जुड़े तो इसमें बहुत तेजी से विस्तार हुआ और यह पूरे भारत में फैल गया। दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारत अब ज्ञान आधारित समाज की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट एवं ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। कंप्यूटर एवं संचार औद्योगिकी के प्रचार प्रसार ने डाक प्रणाली को आधुनिक बना दिया है। यही कारण है कि भारतीय डाक नेटवर्क अब विश्व में विकसित नेटवर्कों में से एक है। भारत ने उपग्रह प्रणाली विकसित कर ली है तथा यह बहुउद्देशीय है। इसका उपयोग दूरसंचार के साथ साथ मौसम की जानकारी, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि कार्यों में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगले बिंदु बैंकिंग एवं वित्त। तीव्र आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग, बीमा एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कारण यह है कि ये संस्थाएं अर्थव्यवस्था से बचतों को एकत्रित करके निवेश हेतु उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराती हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है और परिणाम स्वरूप आय, रोजगार एवं विकास की गति में तेजी आती है। वर्ष 1960 में प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही देश में व्यापारिक बैंकों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2006 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की शाखाएं बढ़कर लगभग 70,000 हो गई हैं। इसके साथ ही देश में निजी क्षेत्र में भी अनेक व्यापारिक बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं, जो सामान्यतया लोगों को ऋण साधारण सरलता से उपलब्ध कराती हैं, जिससे लोगों का विकास हो सके। शिक्षा और स्वास्थ्य, अगला बिंदु है शिक्षा, स्वास्थ्य
विकसित देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक अधोसंरचना के अभाव में आर्थिक विकास संभव नहीं है, परंतु यह देखा गया कि पिछड़े एवं विकासशील देशों में संसाधनों के अभाव के कारण शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य आदि का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में इन सुविधाओं का विस्तार स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुआ है। अब व्यापार एवं पर्यटन, वर्ष 2006 में जारी बैंक रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं, के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। अर्थव्यवस्था में के विकास में कृषि तथा उद्योगों के साथ आंतरिक तथा विदेशी व्यापार का भी विशेष महत्व है। आर्थिक विकास के लिए कच्चा माल, मशीनें, तकनीकी विदेशों से भी प्राप्त होती है। इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, जो देश में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात से प्राप्त होती है। हमारे देश में की वस्तुएं दूसरे देश में बेच करके विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। अब हम 18.7 भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है, इसको पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा के क्षेत्र के विकास का परिणाम यह है कि आज भारत विश्व के विभिन्न देशों को कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। नवीन आर्थिक नीति एवं उदारीकरण के परिणाम स्वरूप ही देश एवं विदेश दोनों क्षेत्र में भारतीय सेवा क्षेत्र का महत्व एवं भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। भारत अपने सेवा क्षेत्र के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों तथा यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड आदि विश्व के देशों को लाभान्वित कर रहा है। गत कुछ वर्षों में भारत ने सेवाओं के निर्यात में तेजी से प्रगति की है। सेवा क्षेत्र का निर्यात पिछले कुछ वर्षों के दौरान 3 गुना बढ़ गया है। वर्ष 2005-06 में सेवा क्षेत्र का व्यापार 61.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। व्यापार में यह वृद्धि मुख्यतः सॉफ्टवेयर सेवाएं, कारोबारी सेवाएं एवं संचार सेवाओं में हुई वृद्धि से है। वर्ष 2005 में विश्व की कुल वस्तुओं के निर्यात में भारत की भागीदारी 1.0% थी, जबकि सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा 2.3% रही है। भारतीय सेवाओं का विश्व में योगदान को सरलता से निम्नलिखित से रूप से समझा जा सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएं, संचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, तकनीकी एवं परामर्श सेवाएं, ये सेवाएं हैं जो विदेशों में हम जिसका निर्यात करते हैं। और अन्य सामग्री भी भारत की कृषि से संबंधित बहुत सारी सामग्रियां, कपड़े से संबंधित बहुत सारी सामग्रियों का भी निर्यात भारत से किया जाता है और जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। पिछले कुछ वर्षों, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाओं में थोड़ा सा देखेंगे। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे एवं मुंबई कंप्यूटर के प्रमुख केंद्र हैं, जहां पर निर्यात हेतु बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। भारत से सॉफ्टवेयर का निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों में भारतीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विशेष लोकप्रिय है। संचार सेवाएं, संचार सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत विकसित देशों के समकक्ष है और दूर संचार सेवाओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। भारत अनेक देशों को दूर संचार सेवाओं के विकास हेतु सहयोग दे रहा है। बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, 30 जून 2005 तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के 8 एवं निजी क्षेत्र के 2 बैंक 42 देशों में बैंकों ने 42 देशों में अपनी शाखाएं खोली हैं। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख हैं। इस प्रकार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से भी भारत को लाभ हो रहा है। तकनीकी एवं परामर्श सेवाएं, भारत ने अनेक क्षेत्रों में तकनीकी एवं प्रबंधकीय कुशलता भी प्राप्त की है। फलतः भारत अनेक विकासशील
एवं पिछड़े देशों को रेलवे लाइन के निर्माण, सड़क निर्माण, कारखानों के निर्माण, तकनीकी एवं परामर्श सेवाएं दे रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव, अफ्रीका के कई देश बुनियादी संरचना से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी भारत ने ले ली है। अब छात्र गृह कार्य के प्रश्न सुने। अधोसंरचना के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, अधोसंरचना के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है, लिखिए। फिर से सुने, अधोसंरचना के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारतीय सेवाओं का विश्व में क्या योगदान है, लिखिए। साथ ही अभ्यास के समस्त प्रश्न अपने मुख्य उत्तर पुस्तिका में करें, लिखें प्रश्नों के उत्तर। और अंत में सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।